क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं साधना चाली आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं आपके अपने सेशन एक्सपर्ट क्लासेस में। दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं सुपर फास्ट तरीके से हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन, जिसकी हम टेस्ट सीरीज आपको सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो कि संधि से लिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि पावक में कौन सी संधि है। पावक में कौन सी संधि है? तो ए ऑप्शन है यड़ संधि है, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि है, तीसरा आदि और चौथा ऑप्शन है वृद्धि संधि है। तो पावक में कौन सी संधि है में देखते हैं। पावक पौधन अक बराबर क्या हो गया? पावक हो गया। अगर पावक की जगह हम इसमें क्या किसी मात्रा आ की मात्रा है, अगर पावक की जगह हम पवन ले लेते हैं, तो पा में कौन सी मात्रा? कोई मात्रा नहीं है। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पोधन अन। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर जिसमें मात्रा हो, जिसमें आ की मात्रा हो, 3 अक्षर वाले शब्दों में अगर आ की मात्रा हो तो वो पो में बदल जाएगा, मतलब औ की मात्रा लग जाएगी। अगर आ की मात्रा नहीं हो तो पो में बदल जाएगा। जैसे पवन है, पा में आ का मात्रा नहीं है तो ए आप याद रखिएगा कि ओ हो जाएगा इसका। और अगर आ की मात्रा है तो इसका औ में बदल जाएगा। तो ए कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि अयादि संधि हो जाती है। पहले तो हमारा ट्रिक ये है कि हम इसको पहचान लेंगे कि 3 अक्षर है इसमें, तो अयादि संधि हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि अगर संधि दे दिया जाएगा और पूछ ले जाए इसमें कौन सी संधि है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि पौधन अक ऐसे कर देंगे, पौधन अक बराबर पावक हो जाएगा। तो इसमें अयादि संधि की बात की जाए तो अयादि संधि यानी तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। अयादि संधि के साथ चला जाएगा कि पावक में अयादि संधि है। दूसरा क्वेश्चन है कि नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? तो किसकी बात की जा रही है? नील गाय की बात की जा रही है। गाय कैसी है? तो गाय नीली है। गाय कैसी है? तो गाय नीली है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की बताई जा रही है कि गाय नीली है। जिसमें विशेषण और विशेषता की बात की जाती है, जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तो वहां पर हो जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण पद प्रधान होता है, तो इसमें कर्मधारय समास के साथ साथ चला जाएगा। बात की जाए अगर द्वंद्व समास में, तो इसमें और का लोप नहीं है, क्योंकि नील और गाय और का लोप नहीं है। अगर यहाँ द्विगु की बात की जाए तो कोई भी यहाँ पर अक्षर संख्यावाची नहीं है। बहुव्रीहि की बात की जाए तो इसमें तीसरा पद प्रधान नहीं है, तो किसके साथ चला जाएगा? तो इसमें विशेषण और विशेषता की बात की जाए तो यहाँ नील गाय चला जाएगा कर्मधारय समास। दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कर्मधारय। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। तो हमें पता होना चाहिए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि यौगिक शब्द हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे कि इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? कभी कभी क्या होता है कि जैसे पानी हो गया, पानी कौन सा शब्द है? जिसको हम तोड़ेंगे और वो तोड़ने से उसके टुकड़े नहीं होंगे तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। कमल का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर का हम अलग करेंगे, मल अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। नीलकंठ की बात की जाए तो नीलकंठ क्या हो? बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि कंठ नीला किसका है? तो शंकर जी के जब तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। जहां बहुव्रीहि समास होता है वहां पर योग रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़। और पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो गया? पुस्तकालय। यही हो गया हमारा यौगिक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े ना हो तोड़ने पे। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके संधि विच्छेद हो जाए, उनका अर्थ निकले। और योग रूढ़ का मतलब होता है जो बहुव्रीहि समास में आते हैं, जो बहुव्रीहि समास होते हैं वही योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें फर्स्ट विकल्प यानी पहला विकल्प राइट हो जाएगा, पुस्तकालय यौगिक शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरा कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो पहला है द्वंद्व समास है, और का लोप हो रहा है। द्विगु समास है, संख्यावाची है, नहीं है। कर्मधारय है, इसमें विशेषता की बात की जा रही है, नहीं की जा रही है। बहुव्रीहि है, इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कहोगे नहीं देवासुर तो बहुव्रीहि समास है, लेकिन नहीं, ये अगर इसको हम अलग करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा देव और
असुर, देव और असुर, क्या हो गया, देव असुर। तो इसमें और का लोप हो रहा है, तो ये द्वंद्व समास के साथ चला जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, देव असुर में द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? पुस्तक मेज पर रखी है। इसमें क्या निकल रहा है? पर, में पर। जहाँ में पर की बात की जाए वहाँ कौन सा कारक हो जाता है? तो वहाँ होता है अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या है? तो निकेतन, बी ऑप्शन है इला, तीसरा है नग और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो घर को कहते हैं निकेतन, कहते हैं सदन, कहते हैं आलय कहते हैं, ये सभी क्या हैं? घर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? निकेतन, सदन, आलय, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो घर के पर्यायवाची हैं। इला का मतलब क्या होता है? इला का मतलब होता है इलायची। इला का मतलब क्या होता है? इलायची होता है। और यहाँ पर तीसरा विकल्प है नग। नग का मतलब क्या होता है? तो नग का मतलब होता है पर्वत। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। घर का पर्यायवाची होता है निकेतन होता है। भवन, सदन, आलय, निकेतन, ये सभी क्या है? घर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पर कि अलंकार के जनक हैं। अलंकार के जनक कौन है? जिससे कामता प्रसाद किससे संबंधित है? विराम चिन्ह से संबंधित है। भरत मुनि रसों से संबंधित है। वैसे यहाँ पर अलंकार की बात की जा रही है कि अलंकार के जनक कौन है, अलंकार से कौन संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि। तो ये तो रसों से संबंधित है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भामा, जो भामा शब्द है ये अलंकार से संबंधित है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा भामा। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, भामा के साथ चला जाएगा कि भामा अलंकार से संबंधित है, भरत मुनि रसों से संबंधित है और कामता प्रसाद विराम चिन्हों से संबंधित है। और भामा किससे संबंधित है? भामा अलंकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलंकार के जनक भामा को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है यहाँ पर, आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कब बने? 1900 में। दूसरा विकल्प है 1903 में, 1905 और 1904 में। तो सरस्वती पत्रिका के संपादन कब बने? कौन? आचार्य द्विवेदी। तो यहाँ पर बने 1903 ईस्वी में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 1903 में आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका किसकी है? तो आचार्य द्विवेदी की है। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पहला है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। दूसरा है निराला जी को कहा जाता है। तीसरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। या फिर चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि हैं, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, जिसे हिंदी गद्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। हिंदी गद्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, कभी कभी अग्रदूत से क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी गद्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है हिंदी गद्य का अग्रदूत और हिंदी गद्य का जन्मदाता दोनों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि अधखिला फूल किसकी रचना है? ये रचना है जिसका नाम है अधखिला फूल। एक किसकी रचना है? किस कवि द्वारा लिखी गई? महादेवी वर्मा की है या फिर अयोध्या सिंह हरिओत की है, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो अधखिला फूल किसकी रचना है? ये है अयोध्या सिंह हरिओत की रचना है अधखिला फूल। क्वेश्चन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह हरिओत के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह स्कूल से आया और क्या किया भैया? वो सो गया।
वह स्कूल से आया और सो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्य समाप्त हो रहा है कि वह स्कूल से आया और सो गया। यहाँ पर दूसरा कार्य शुरू हो गया कि वह सो गया। वह स्कूल से आया और सो गया। किसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया है। तो ए ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, बी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, या फिर चौथा ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य शुरू हो गया। और प्रेरणार्थक में क्या होता है कि अपना कार्य स्वयं न करके जब दूसरों से करवाया जाता है, जैसे राम से कहा, राम मेरा होमवर्क कर दो, मतलब खुद अपना काम ना करके जब दूसरों से करवाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य जस्ट शुरू हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो रही है कि अपना काम, एक काम खत्म हुआ और दूसरा काम शुरू हो गया। जैसे मोहन ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और खाना खाने चला गया, यानी कि एक काम खत्म हुआ और दूसरा काम शुरू हो गया। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद होते हैं एक प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। जो मात्रों के आधार पर जिसका वर्णन होता है वो मात्रिक छंद होते हैं। अगर वर्णों के आधार पे होता है तो वर्णिक होते हैं। अगर मात्रा और वर्णों दोनों के आधार पे होता है तो मुक्तक छंद होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के हुए, छंद हुए 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि या रा अलावा कौन सा व्यंजन है। या रा अलावा कौन सा व्यंजन है, तो पहला है ऊष्म व्यंजन। अगर ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आते हैं शा, खा, शा और हा आते हैं। अंतःस्था की बात की जाए तो या, रा, ला और वा आते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग और मा वर्ग, यानी कि 5 आते हैं। कितनी, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अगर संयुक्त की बात की जाए तो क्या आते हैं, छत्रंग्या और छत्रंग्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, या रा लावा की बात की जा रही है, या रा लावा की बात की जा रही है। तो यह अंतःस्था व्यंजन हो जाता है, या रा लावा अंतःस्था व्यंजन हो जाते हैं। छत्रंग्या और स्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि पाहन का पर्यायवाची है। पाहन किसको कहते हैं, पहला है पत्थर, मेहमान, पर्वत और पैर। तो पाहन किसको कहते हैं, तो मेहमान तो होगा नहीं, पर्वत भी नहीं होगा। पाहन का मतलब, पर्वत का पहले बता दी ना, पर्वत का क्या होगा, पैर भी नहीं होगा। तो पाहन का मतलब होता है पत्थर। पाहन का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। ए विकल्प राइट हो जाएगा, पाहन का मतलब होता है पत्थर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ठेले पर हिमालय किसकी कृति है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है निराला और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ठेले पर हिमालय किसकी कृति है, ये है धर्मवीर भारती की। अगर पूछा जाता है ठेले पर हिमालय सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये सभी किसकी कृति है, ये सभी धर्मवीर भारती की कृति है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छात्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।